हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी कृपा सभी विद्यार्थियों पर अब तक जैसे बनी आई है, आशा करता हूं कि वैसे बनी होगी। सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन हम लोग बच्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, PYQs के साथ साथ हम लोग CDP कंटेंट भी करते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम लोग PYQs कर रहे हैं। और ये पेपर आपका अगस्त 2023 का पेपर 2 है। इससे पहले जनवरी 2024 का पेपर 1 और 2 दोनों कर चुके हैं। अगस्त 2023 में पेपर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में आज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। आई लव मैथ्स, समझ लो, एनालिसिस करेंगे। देखिए बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली करते क्या है, करना ही पड़ता है कई बार कि आप PYQs के लिए कोई ना कोई किसी न किसी राइटर का बुक ले लेते हो, है ना। और बुक में आपको बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स लगे होते हैं, बट है क्या कि बच्चा किताबें खुद से नहीं पढ़ाती हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत पेडागोजी की समझ है तब तो ठीक है आपके लिए बुक, लेकिन अगर आपके अंदर आप फ्रेशर हो, आप पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो, तो आपके लिए मेरा लेक्चर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग PYQ सारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं CDP को, हिंदी को और मैथ्स पेडागोजी को। क्लियर? ठीक है, पूरे नंबर लाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। और साथ में CDP का कंटेंट भी पढ़ते हैं, बट अभी हम लोग ये कर रहे हैं। ध्यान से हमें देखना क्या है कि जो मैथ्स की क्वेश्चंस के एनालिसिस से तो जानेंगे कि क्यों यार 4 में से कोई एक ऑप्शन बन जाया करता है उत्तर और बाकी के 3 नहीं बनते। ये एनालिसिस करनी है, क्योंकि अगला पेपर एनालिसिस बेस्ड होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा परीक्षा में, चिंता मत कीजिए। लेकिन छोटा सा काम यार कर दीजिएगा मेरा, कौन सा, कि सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर तो करेंगे ही करेंगे सभी मित्रों को, जितने भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टेट और स्टेट के करना चाह रहे हैं वो भी जोड़ लें। आगे फ्यूचर में आपको मैं वो भी पढ़ाऊंगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। बच्चा, सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपके लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा कहाँ। सब्सक्राइब करोगे तो आपके यूट्यूब पर आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज की क्लास कौन सी हुई है। क्लियर? शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी को। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार, इससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें ठीक से दिखने लगेंगे। ओरिजिनल पेपर कीजिए भैया, मिलावट की कोई चांस नहीं। ठीक है, 31 नंबर देखिएगा। पेपर 2 में थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर होती है कि जैसे कि पेपर 1 में आपका 50-50% का रेशियो होता है। आजकल थोड़ा यार ट्रेंड चेंज हुआ है, पेडागोजी में करीब 10-12 क्वेश्चन होते हैं, जबकि उसे 15 होना चाहिए। लेकिन ये पेपर 2 में होता है। पेपर 1 में तो आपको पूरे के 15 ही मिलते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों विद्यार्थी इसको देखें, समझे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी। आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक में कई पटरियां होती ना, जो एक दूसरे को कई बार क्रॉस करती हैं ना। 2 अथवा अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क। देखा होगा कि चौराहा जब बना होता ना तो एक सड़क दूसरे को कई बार वो, है ना, मतलब वर्टिकली क्रॉस कर रही होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे H ये बना हुआ है, अगर H को बच्चा थोड़ा सा सीधा कर लो, H को ऐसे बना लो, आप देख रहे हो, ऐसे कर दो। ठीक, जैसे वो कह रहे हैं कि ये Z बना हुआ, तो Z वाली ये वाली लाइन थोड़ा ऐसे बढ़ा दो, ये वाली लाइन बढ़ा दो। तो देखने में दोनों से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि यार ये तो समांतर बना रही रेखाएं। एक चीज तो हो गई, क्लियर है ना। दूसरा क्या है कि जब कोई 2 सड़कें, सपोज दैट कोई सड़क ऐसे जा रही है, राइट, और दूसरी वाली उसको ऐसे क्रॉस कर दे, तो क्या वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी? या ये वाली चीज़ जो जेड के बीच मिल रही ये वाली लाइन, क्या वो तिर्यक रेखा नहीं बनाती? तो B और C 2 तो बन गए, समकोण यहाँ से बनेगा नहीं, रेखाखंड ये है नहीं। रेखाखंड बच्चा कैसा होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। रेखाखंड जो होता है ना
वो यहाँ पर एक अंत बिंदु होता है, यहाँ पर, ठीक ऐसे ना, और ऐसे कोई रेखा इस तरीके से ऐसे चली जा रही होती है। लेकिन रेखाखंड में क्या होता है कि यहाँ पर ये डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, ये उनके अंत बिंदु कहलाते हैं। तो ए और डी ऑप्शन नहीं बनेंगे। ऊपर जो क्वेश्चन बताया गया है उसके लिए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा बी और सी, जिस ऑप्शन में लिखा हो। उत्तर बन गया फर्स्ट। देखिए, जितना एनालिसिस बढ़िया करोगे ना, उतना अच्छा बच्चा स्कोर कर पाओगे। मेरा वादा है पेडागोजी में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। गलत आप तभी करोगे जब आप प्रॉपर लेक्चर को नहीं देखोगे और उसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे। रटिएगा नहीं, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। 32 नंबर देखो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑप्शन दिए गए, ये 4 मेथड बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, सॉरी, मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाए। बेस्ट मेथड कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट वे कौन सा होगा टू टीच मैथमेटिक्स। ओके, तो देखिएगा कौन सा हो सकता है। अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें संबोधित करना। देखो, कोई भी विषय पढ़ाया जा रहा हो तो क्या बच्चों के लर्निंग गैप्स को नहीं फिल करना चाहिए। आप जानते हो कि रेमेडियल टीचिंग बनी ही इसीलिए थी कि जो लर्निंग में कमियां रह गई हों उसे दूर कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न इसलिए, यह ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि उन्होंने कहा केवल उन्हें संबोधित करें। तो केवल कह करके इन्होंने उसके टास्क को सीमा में बांध दिया। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बढ़िया तरीका तो नहीं होगा, श्रेष्ठ तो नहीं होगा। अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। लो भैया, मतलब जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया और उठा दिया कि बच्चा ना आज से तुम आगे बैठोगे। भैया, आगे पीछे अथवा बीच में बैठा देने से बच्चे की मैथ्स की लर्निंग नहीं बढ़ जाती। अगर मैथ्स उन बच्चों को समझ नहीं आ रही तो हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल रीज़न हो, उसका अलग टॉपिक है वो, या किसी स्तर का उन्हें मतलब अटेंशन डेफिशिएशन है, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। उससे पहले तो प्रायोरिटी ये जाती है कि संभव है कि आपकी टीचिंग मेथड ठीक ना हो, या आप जिस मेथड पे काम कर रहे हैं बच्चे को वो बात समझ में आ ही नहीं रही है। तो इसके लिए आपको पेडागोजी का ज्ञान होना ज़रूरी होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी इसके लिए सही उत्तर नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। थर्ड देखिएगा, एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना, मतलब एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जाए। तो कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फिर क्या करोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन पे जो आप बात करते हो उसका क्या करोगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हो उसका क्या करोगे। एनसीएफ 2005 की जो गाइडलाइंस थी उसका क्या करोगे। आरटीए 2009 ने जो आपको समझाया था कि बच्चों की किस तरीके से उसकी नीड्स का ख्याल रखेंगे उसका क्या करेंगे, जिसमें समझ रहे ना, जिसमें आपकी एनएपी में ये बताया गया था कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर है, उसका क्या करोगे। कितनी सारी चीज़ें हैं, किसको किसको आप अनदेखा करोगे। उत्तर यार सही हो गया चौथा। ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हम कोई बात करें भी, ठीक है। पढ़ देते हैं आपको। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चे में जो ताकत है, जो मैथ्स को लेकर उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, उसे नर्चर करना, उसे पोषित करना, उसको इनकरेज करना, ये एक शिक्षक का धर्म बनता है, यही उसे करना है। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको बहुत ठीक से समझ में आई होंगी। क्लियर। आते हैं 33 नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं क्या उत्तर हो सकता है। बच्चा, अगर आप मेरे साथ करोगे तो मैं वादा करता हूँ 10 में से 10 नंबर यहाँ तो 33 में, सॉरी पेडागोजी में तो हो ही जाने आपके। देखिएगा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, इसको सीसी बुलाते हैं।
इसको इंग्लिश में बुलाते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको याद कर लो, कई बार उसने सीडीपी में इसका पूरा नाम ही पूछ लिया, कुछ नहीं कराया। इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इवैल्यूएट करना है बच्चे को, लेकिन कंटिन्यूअस करना है और कॉम्प्रिहेंसिव करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो सकता है? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मीन होता है कि बच्चे की होल पर्सनैलिटी पे फोकस करोगे आप, मतलब सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे कितना वो जानता है इसकी जानकारी नहीं जुटाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी में क्या ग्रोथ आई है आपके सब्जेक्ट के कारण, स्कूलिंग के कारण, वो देखनी है, उसकी जांच करनी है। निरंतर रेगुलर करोगे। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ा देने के बाद उसका टेस्ट ले लेना, एक तो वो रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं करता, दूसरी बात वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। किसी भी बच्चे का किसी भी टेस्ट में कम अथवा ज़्यादा अंक हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कम परफॉर्म कर पा रहा है, उसका स्कोर 50 में से 30 आते हैं और एक बच्चे के 50 में से 48 आते हैं, तो ये नहीं तय किया जा सकता है, अंकों के आधार पर उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं होती है। अक्सर औसत दर्जे का विद्यार्थी हमेशा IITs किया है उसने और UPSC किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। कहीं ज़्यादा तो नहीं समझा दिया यार? देखो, समझाने के मेरा स्वभाव है। जिनको क्वालिटी एजुकेशन लेना है वो रुके, जिनको क्वेश्चन करके निकल जाना, रट्टा मारना है, वो निकले यहाँ से, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा, आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, मतलब पहले आपने क्या सीख रखा है, समझने के स्तर, बच्चे का लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसीजर उसका क्या है, ये सारे आकलन उसमें सम्मिलित होते हैं। अब जाइए, फर्स्ट तो हो गया उत्तर, देखते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों नहीं बनेगा। पढ़ते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम आकलन करने के प्रतिदिन कुछ गृह कार्य दिया जाए। देखिए, होमवर्क डिसाइड नहीं करेगा किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन, समझ लो, हटाइए इसको, छोटी बात है ये। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों के ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में, देखो मैंने वही बात करी जो अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो समझाना चाह रहा था ना, कि अंकों के आधार पर किसी की योग्यता नहीं तय करी जा सकती, किसी की पर्सनालिटी को नहीं आंका जा सकता। ठीक है, वही बात ही यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए उत्तर नहीं बनेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है, शिक्षण कम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पढ़ने के दौरान ही, शिक्षण के दौरान ही वहाँ पर तो मूल्यांकन हो जाता है ना, इसलिए ये भी उत्तर नहीं बनेगा। समझ आ गया? ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ ज़रूर आगे बताइएगा कि जिस तरह से हम आपको पेडागोजी पढ़ा रहे हैं ऐसे ही चलने दें। कहीं आपका मन ऐसा तो नहीं होता है कि यार सीधे क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर हो जाए, जल्दी हो जाए। दूसरा, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़े से कम होंगे बट अच्छे होंगे, देर से आओगे लेकिन दुरुस्त आओगे, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी आप क्या इसके बारे में सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पसंद आता है तो बताइएगा। 34 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं। ठीक है, और सॉरी ज़रा ये इसको हटा लेते हैं ना, चलो। तो देखिएगा कौन कौन सा बन सकता है इसमें। तो पहली चीज़ तो ये है कि यह अंशदायी उपधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ये बात बिल्कुल सही है भैया। जानते हो क्यों? अंशदायी उपधारणाओं का मतलब ये होता है कि बड़ी धारणा को जो छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसे जोड़ा जाता है ना। और वैचारिक विश्लेषण का निरूपण करने का मतलब ये होता है कि ना, कि जब बच्चे में मानसिक यात्रा उसको कराई जा रही होती है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो कि कई बार गुरुजी कहते हैं कि चलो मेला घूमने चलते हैं, ठीक है, तो मेला घूमने चलते हैं लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली, तो वो मानसिक यात्रा हो जाती है। ठीक है, तो वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करेगा ये मानचित्र। दूसरा क्या हो सकता है, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक होते हैं और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, सी नंबर देखो,
एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। नहीं, नैदानिक प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये तो नहीं बनेगा। इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता। नहीं, बार बार उपयोग किया जा सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। सो उत्तर बन जाएगा वो जिसमें बैठे हों ए और बी। उत्तर बना ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर को क्या पसंद नहीं है, क्या उसके नेचर को सूट नहीं करता? देखिए पहला ऑप्शन पढ़ो, पता लग जाएगा। और मुझे ढूंढना कौन सा है जो उसके नेचर को सूट नहीं करेगा। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट आवृत्ति आवश्यक होती। मतलब अगर किसी विद्यार्थी को गणित सीखना है तो विद्यालय स्तर पर इसके लिए उसको अपनी रुचि का प्रदर्शन करना होगा। उसे अगर इंटरेस्ट होगा मैथ्स में तो पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो गणित कब कहती है यार? गणित तो ये कहती है कि हर किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना चाहिए ताकि उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक जेनेटिक कोड की तरफ ये वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उत्तर इससे यही बनाएंगे। अब सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ देखिए नहीं बनेंगे, क्यों समझते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणा प्रकृति में अमूर्त होती। बात बिल्कुल सही, मुझे यहाँ पे वो ढूंढना था जो उसकी प्रकृति के खिलाफ होगा। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। अधिक अमूर्त तो पदानुक्रमित भी है, अमूर्त तो होता ही है यार। ये ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बहुत ले जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग थिंकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग कर देगा मैथ्स, इसलिए मैथ्स बेस्ट ऑप्शन है आपकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए। क्लियर? मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे गणितज्ञों ने कही है, तब मैं बता रहा हूँ। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? ठीक है, आइए देखते हैं क्या सही हो सकता है। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो तर्क वितर्क के संबंध में कौन सा उपयुक्त ये ढूंढना है। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। हाँ, तर्क तो इसी का आधार बनता है। या अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार रहता है। भैया अगर तर्क वितर्क करते हो ना तो गणित आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है, ये बात गड़बड़ है। ठीक है, हमेशा नहीं होगी। यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल सही है। जानते हो क्यों? क्योंकि गणित में अगर शोध कर ही जाते हैं, है ना, तो उसका हिस्सा ये तर्क वितर्क तो बन ही जाएगा ना। तर्क वितर्क तभी आएगा ना जो शोध होगा। ठीक है, आइए तो इसमें 3 ऑप्शन वाला कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। ए और सी इसके उत्तर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, जो गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही ना हो उसके बारे में उसे उत्तर बनाना है। तो देखते हैं, गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में संबंधित होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए उदाहरण होने चाहिए। लो कितनी गलत बात लिखी ना, तुरंत ऑप्शन मिल गया, हटाओ उसको, कोई मतलब नहीं है। 38 देखेंगे, गणित में कंजक्चर क्या होता है? नोटिस कीजिएगा, मैं आपको कल एक शॉर्ट डालूंगा, उसमें आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें मैंने मैथ्स को लेकर के नहीं यूज़ करी होंगी। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं सीटेट की परीक्षा में, मैथ्स की पेडागोजी में, जो बिल्कुल तुमको नए से लगेंगे। जैसे इन्होंने यूज़ किया कि गणित में कंजक्चर क्या होता है। अब जानते हो क्या है कंजक्चर? होती क्या चीज़ है, वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ लो, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष से जो सिद्ध हो चुका होता। सॉरी ये गलत हो गया, वेट, मैंने जल्दबाजी में उत्तर किया इसको। ये आंसर आपका नहीं बनेगा, है ना, आंसर बनेगा आपका, इसका पढ़ना पड़ेगा चौथा,
एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर जिसे क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है ना। इसको आप थ्योरम भी कह सकते हो, ठीक है। थ्योरम तो जहाँ तक प्रमाणित होती है, लेकिन फिर भी कई बार बिना प्रमाण के उसको अस्थायी रूप से सत्य मान लिया जाता है। तो कंजक्चर का ये डेफिनेशन लिखा है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी ये डेफिनेशन लिखेंगे, पूछेंगे निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको कंजक्चर बता देना है। कंजक्चर के नाम से ही पूछा जाता है भैया, ठीक है। आगे आते हैं 39 नंबर, बड़ा सिंपल है। देखिए 38 में जो है उसी का एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है 39 में, है ना, कि 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। किसका उदाहरण है, ये कंजक्चर का है, ठीक है। 40 नंबर देखेंगे, गणित की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के समक्ष मतलब सामने निम्नलिखित समस्याएं रखती है। अच्छा चलो भाई समस्या पढ़ते हैं, तब पता चलेगा कि इसका उत्तर क्या बन सकता है। अच्छा इसके ऑप्शंस बनाए कैसे, ओ ठीक है। सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 देती, यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। अच्छा 3 दर्जन केलों की कीमत 45 से परिकलन कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है, जबकि जोई तीसरे ब्लॉक पर था जब जैनी ने पहले ब्लॉक पर थी। ये दोनों के चलने की गति बराबर हो तब जोई 9वें ब्लॉक पर रहेगी या होगा, तब जैनी कहाँ होगी। उपयुक्त तीनों प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिएगा, पढ़ते हैं वापस। सिमरन देखो पहले ये पढ़ लो, केवल एकात्मक विधि पर आधारित है। एकात्मक विधि समझते हो, यूनिटरी मेथड जहां पर सिंगल यूनिट के लिए काम किया जाता है, जैसे 2x = 4, सो x = कितना। या फिर ये कह सकते हो कि किन्हीं 12 वस्तुओं का दाम अगर 50 रुपया है तो एक का क्या हो गया, तो उसको बनाते ना यूनिटरी मेथड। चूंकि इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे मैथ्स में ना, तो वो आपका यूनिटरी मेथड या एकात्मक विधि कहलाएगी, यूनिटरी मेथड कहलाता है। बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं, ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या। समझ गए। एकात्मक विधि ढूंढो क्या है, कहाँ मिलेगी। सिमरन 3 महीने के किराए के लिए किराए के रूप में 60,000 देती है, ठीक। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। सिंपल यार, 3 महीने में अगर 60,000 दे रही है तो 12 महीने में कितना देगी, तो कहीं ना कहीं ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा ना। अच्छा 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपया है, तो यार 3 दर्जन में मतलब 1 दर्जन में 12 केले होंगे, तो 3 दर्जन में 36 हो जाएंगे। तो 36 केलों का वैल्यू 45 है। परिकलन कीजिए कि 12 रुपये कितने खरीदे। इसको उल्टा कर दीजिए, मैं बता दूँ इसको कैसे कर लो। इसको ऐसे करो कि 45 रुपये में 36 केले खरीदे जा सकते हैं, तो 12.5 में कितने, तो ये भी आपका यूनिटरी मेथड में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड में सी नहीं आएगा, तो ए और बी जहाँ देख लो कहाँ है भैया, ये देखिए चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो डियर्स आप इतना समझो कि 31 से 40 नंबर तक यहाँ पर हमको पेडागोजी के क्वेश्चंस मिले हैं। अगस्त 2023 का जो पेपर 2 था उसका मैथ्स का पेडागोजी हमने डिस्कस कर दिया जितना भी था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं ये कंटिन्यू रखूँगा PYQs को, तो इसलिए PYQs की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। डेली 8 से 8:30 PM के बीच आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग CDP के कंटेंट को, जहाँ पर हम लोग बुद्धि पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जरूर जुड़िएगा 8 बजे, जानिए कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षा में, कई बार तो 4-4, 5-5 बन जाते हैं, ठीक है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।